यस यस, स्वागत है आप सबका, स्वागत है आपके अपने चैनल या बैच जी 2025 बैच में, जहां पर आज है आपके पास लेक्चर नंबर 9 फॉर चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछले लेक्चर में हमने सीड स्टार्ट किया था और उसी को आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक बार चेक करता हूँ क्या ये चौक प्रॉपर दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है, थोड़ा और डार्क लिख लेंगे अगर ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो सीड पे थे हम। तो सीड में क्या क्या चीजें थी, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। सीड क्या है? ओव्यूल ही है जो कि हार्ड हो गया है। सो इट हैज, देखना ध्यान से, जो दो इंटेगुमेंट्स थे वो एक्चुअली डिहाइड्रेट हो गए। द इंटेगुमेंट्स हार्डन्स टू फॉर्म सीड कोट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, जिसमें दो लेयर्स थी, एक थी टेस्टा और दूसरी थी टेगमेन। बेड पे फेंकी है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होगा, ध्यान रखना। जो हमने इंटेगुमेंट बनाया था ऐसे, ये हमने बनाया था ना डायग्राम ओव्यूल का, तो ओव्यूल ही सीड बनाया है, ओव्यूल ने ही सीड बनाया है। तो जो जो चीजें ओव्यूल के अंदर थी वही सीड के अंदर होनी चाहिए। ओव्यूल के अंदर था एम्ब्रियो सैक, जिसमें बना था एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। सो इसमें एंडोस्पर्म भी हो सकता है, जो कि किसमें होगा, जो कि होगा एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक वालों में, एंडोस्पर्मिक वाले कौन से थे? एंडोस्पर्मिक थे आपके पास मोनोकॉट्स। ये तो कितनी बार पढ़ चुके हैं एक ही चीज। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म लिख दिया और इसमें जायगोट बना था, इसी में एम्ब्रियो होगा। तो एक्चुअली जो एम्ब्रियो है वो भी इसी के अंदर है, इसी के अंदर एम्ब्रियो है, तो इसी के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसी के अंदर कॉटिलेडन्स होंगे, तो कॉटिलेडन्स भी इसी के अंदर होंगे। कॉटिलेडन्स जो कि कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2। 1 इन केस ऑफ मोनोकॉट और 2 अगर वो डाइकॉट है। डाइकॉट सीड में 2 होते हैं। 1 मिनट, अब इसको नोट करो, मैं 1 मिनट बस इसी चालू, ठीक है ना। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। वेट फॉर अ मिनट, मैं कुछ, हाँ, एक मिनट, करिए करिए आप इसको नोट। हाँ जी, वो इसी सेटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो वो कर रहा था। मतलब क्या ही है, यहाँ पे मैंने पुराने नोट्स भी खोल रखे हैं ना, तो उनमें भी देखता रहता हूँ कि यार कुछ चीज छूट ही ना हो, पुराने नोट्स में हो, इसमें ना हो, या उसमें है इसमें ना हो। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने इस बार स्किप की हैं बैच में। स्किप की हैं का क्या मतलब, वो एनसीईआरटी में नहीं दी, क्या एनसीईआरटी में दी हुई हैं, और मैंने एनसीईआरटी की हर चीज यहाँ पे करवाई है, बट वो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई इसलिए यहाँ पे नहीं करवाई। उसको मैं एक अलग से लेक्चर में डाल दूंगा अगर आप चाहें तो, ठीक है। तब हम यहीं पे आगे करते हैं काम। अच्छा, इसी में ना सीड क्या था एक्चुअली, ये पूरा ही सीड बना है, तो बाहर के न्यूसेलस के सेल्स तो हैं ही है, और वो न्यूसेलस के सेल अगर सीड में दिख रहे हैं तो उसी को हमने बोला है न्यूसेलस इज परसिस्टेंट इन सीड। और जो पार्ट ऑफ न्यूसेलस सीड में हमें दिख रहा है उसको हमने क्या बोल दिया? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, ठीक है। तो इसको नोट करिए जल्दी जल्दी। ये आपके पास सीड से रिलेटेड चीजें हो गई हैं। अब सीड की एक डोरमेंसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली सीड क्या करेगा, it dehydrates and loses its water up to 10 to 15% and enters an inactive stage, enters an inactive stage called dormancy। और एक्चुअली ये वो स्टेज है जिसमें अगर सीड है तो वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, सिर्फ आराम से रेस्ट कर रहा है। डोरमेंसी से जैसे ही बाहर निकला, मान लो मैंने उसको रखा है, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, उससे आगे जो है प्लूमियल रेडिकल बन जाएंगे। तो इसको नोट करो जल्दी जल्दी, ये इंपॉर्टेंट डोरमेंसी की डेफिनेशन है, जल्दी से नोट कर लिया जाए। और फिर हम चलेंगे सीड वियाबिलिटी पे, या सीड वायबिलिटी। जैसा हमने पढ़ा था पोलन वायबिलिटी, वैसे ही हम सीड वायबिलिटी भी पढ़ेंगे। मैंने पिक्चर क्लिक कर ली है, मैं डस्टर ढूंढ रहा हूँ, डस्टर मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है
सीड वायबिलिटी, जैसे पोलन वायबिलिटी था वो टाइम जिसमें पोलन जर्मिनेट कर जाए अगर वो कहीं करेक्ट जगह पहुंच गया, वैसे सीड वायबिलिटी क्या है, द टाइम इन विच, या बिफोर विच लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिफोर विच द सीड, दिख रहा है ना यार, ये प्रॉपर दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ में, ठीक है ना। सीड कैन जर्मिनेट इज नोन एज सीड वायबिलिटी, और ये जो सीड वायबिलिटी है ये हमें मैनी ईयर्स तक भी हो सकती है, मैनी ईयर्स की भी हो सकती है। जैसे एक प्लांट है, उसका सीड है लुपाइनस आर्कटाइकस, इसकी सीड डोरमेंसी है, सीड वायबिलिटी या सीड डोरमेंसी 10,000 ईयर्स, कि यार अगर उसको सीड को बने हुए 10,000 साल भी हो जाए उसके बाद भी मैं उसको सो करूं तो वो सो हो जाएगा, पर जैसे 10,000 साल बीत गए उसके बाद नहीं सो होगा, ठीक है। ऐसा ही एक और है, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, जिसमें ये चीज कितनी है, कितनी है ये 2,000 साल, ठीक है। ये आर्कटिक रीजन में मिला है, और एक ही किंग थे उसके पैलेस में ये वाला मिला था सीड, ठीक है ना। तो ये नोट करो जल्दी, सीड वायबिलिटी। और एक और दिया था मेरे ख्याल ऑक्सैलिस का, ऑक्सैलिस में मेरे ख्याल इन्होंने सिर्फ फ्यू मंथ्स लिखा हुआ है बस, ऑक्सैलिस में एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, एनसीईआरटी में सिर्फ फ्यू मंथ्स लिखा था, एक बार मैं फिर भी चेक करूंगा। ऑक्सैलिस कहाँ है, देखो लुपाइनस आर्कटाइकस अगले पेज पे दिया हुआ है, आर्कटिक टुंड्रा 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, का मतलब वही है कि उसका सीड कितनी देर तक वायबल रहेगा। फिर ऐसे ही फिनिक्स डेक्टिलेफेरा में 2,000 साल का है, जो कि कहाँ मिला था, किंग हेरोड्स पैलेस में डेड सी के पास, ठीक है। नोट करते जाना जो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, ये डाटाबेस है इसीलिए लिखवा तो दी है मैंने सारी चीजें, ठीक है ना, बट स्टिल। और ऑक्सैलिस का फ्यू मंथ्स है, ऑक्सैलिस का फ्यू मंथ्स, मैं वही बोलूं, इसमें कुछ बताया नहीं था तो इसमें सिर्फ आप याद रखो फ्यू मंथ्स। अच्छा, ऑक्सैलिस कौन सा प्लांट था, इसका नाम पहले भी आया है, ऑक्सैलिस वियोला कॉमनसिनेला। ये तीन वो थे जो कि दो तरह के फ्लावर्स बनाते थे, कैस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस। याद रखना, चीजों को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ तो आपने ली है, समझ आपको आ गई है, बट याद नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो बेनिफिट। बिकॉज देखो समझना तो बड़ा आसान है, आपको मैंने समझाया आप समझ गए, बट आपको मैंने याद कैसे करवाना है वो आप मुझ पे छोड़िए। जब आप कहीं इंपॉर्टेंट किसी डिफिकल्ट चैप्टर में फंसेंगे तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, एग्जाम्पल इसमें बहुत कम है। जब आप किसी एग्जाम्पल के चैप्टर में फंसते हैं जो कि क्लास 11th में होते हैं, तो वो आप याद करना आपको खुद को भी पड़ेगा, और साथ में जो पढ़ा रहा है ना उसके ढंग पे भी है कि वो आपको कैसे समझा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कि आपको वो कितनी ज्यादा क्लिक कर रही हैं चीजें और कितनी आपको याद रह पा रही हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करें, जल्दी से जल्दी इसको नोट करिएगा, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए। नोटेड, आई होप एंड बिलीव आप इसको नोट कर रहे हैं, और आपने इसको नोट कर भी लिया होगा, अब तो इतना टाइम हो गया है ना, कर लिया क्या। अब ये तो हो गया सीड का काम, इतना ही दिया हुआ सीड के बारे में। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सीड दिया हुआ है, और वो उन्होंने फ्रूट के बीच में मिक्स करके दे दिया, तो हम अलग से ही करेंगे, मतलब अभी हम अलग से हेडिंग डालेंगे, एडवांटेज ऑफ सीड टू द प्लांट। put it a heading advantages, अरे यार advantages of seeds। सबसे पहला, सीड इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, बिकॉज आप चैप्टर ही वो पढ़ रहे हो। सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं से पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल से बेटर मानी जाती है। सो क्यों, बिकॉज इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं, और वो वेरिएशंस पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल भी हो सकती हैं। ये तो हो गया एक बेनिफिट। सेकंड, सीड हैज 2 कवरिंग्स, जो कि इसको बचा के रखें ताकि हम जब भी यूज कर सके, टू प्रोटेक्ट इट फॉर आवर फ्यूचर यूज। थर्ड, सीड कैन बी यूज्ड एज फूड, है ना। फोर्थ,
डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग वो यूज करते हैं, यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर सीड डिस्पर्सल, डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर सीड डिस्पर्सल। कैसे, व्हाट डज दिस मीन्स? देखना, इसका एक एग्जांपल देखिए, इसका एक एग्जांपल देखिए। कैस्टर जो है, कैस्टर सीड, वो अपने आसपास शुगर सिक्रीट करता है, और उस शुगर को देख के क्या होगा, अट्रैक्ट होंगी आंट्स, जो कि उसको पॉलिनेट कर देंगे, पॉलिनेट नहीं, जर्मिनेट करवाएंगे, यानी सीड डिस्पर्सल लिख देते हैं, जो कि उसको डिस्पर्सल में मदद करेंगी। ठीक है, और क्या हो गया सीड के बारे में? ठीक है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेरिएशंस आएंगी। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, कह सकते हो उसको, सेक्सुअल प्रोसेसेस लाइक pollination and fertilization are less dependent on water, whereas seed formation is more dependent। बोले क्या बोल दिया, समझ नहीं आया, बताता हूं, पहले एक और लिख लीजिए यहां पे। सीड डोरमेंसी से भी हमें बड़ा फायदा हुआ है, हम जब सो करना चाहें तब सो कर सकते हैं, whenever we want, जब भी हम चाहें हम उस सीड को वो एनवायरनमेंट देंगे जिससे वो डोरमेंसी को छोड़ दे, और तब हम उसको सो कर देंगे। whenever we want we can sow the seed, है ना, तो वो डोरमेंसी का ही फायदा है यार, वो अभी तो इनएक्टिव है, जब हमने उसको सो करा, हमने उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया, तब वो एक्टिव हो जाएगा। अब ये चीज ध्यान से देखना, इसका क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब है, मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, सिर्फ समझाऊंगा इसको, ये स्टेटमेंट ऐसे ही याद रखनी है। क्या यार, जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन थे ये पानी से हो रहे थे, पॉलिनेशन तो खैर पानी से बहुत कम हो रहा था, बट फर्टिलाइजेशन वगैरह इन सब के लिए पानी जो है वो कम चाहिए, है ना, यही तो कहा है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी बड़ा कम चाहिए। पॉलिनेशन तो सिर्फ 30 जनरा में हो रहा था, वो भी मोनोकॉट्स में हो रहा था पानी से, तो इसीलिए कहा कि इन दोनों के लिए पानी जो है वो कम चाहिए, आर लेस डिपेंडेंट ऑन वाटर। जबकि सीड फॉर्मेशन, बोले सीड फॉर्मेशन ज्यादा डिपेंडेंट हुआ पानी पे, तो ये तो कम, मतलब क्या फायदा फिर इसका, अगर सीड फॉर्मेशन को पानी चाहिए, पानी हर जगह नहीं है, तो सीड हर जगह नहीं बनना चाहिए, नहीं। इसके कहने का मतलब है सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेंट, किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, वो सीड फॉर्मेशन पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पे डिपेंडेंट है। अगर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हुई तो ही सीड बनेगा, और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को पानी की आवश्यकता नहीं है, उनको कम पानी चाहिए, इसीलिए सीड फॉर्मेशन को भी कम ही पानी चाहिए। बट वहां पे एनसीईआरटी में लिखा है सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेंट, वो किसकी बात कर रहे हैं, इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर। ओके, इसको जल्दी जल्दी नोट करो, वाटर तो वो खुद लूज कर रहा है, जब सीड फॉर्मेशन हो रही है तो खुद वाटर लूज कर रहा है 10 से 15%। ठीक है, तो इसको जल्दी नोट करिएगा और फिर हम आगे चलते हैं। देन वी विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स एपोमिक्सिस एंड पॉली। अच्छा, पहले फ्रूट भी बचा है ना, तो इसको जल्दी नोट करो, पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, नोट करो, फिर हम फ्रूट करेंगे। फ्रूट फ्रूट फ्रूट, आई डोंट लाइक फ्रूट बट फ्रूट लाइक फ्रूट। मैंने क्या बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया कुछ ना कुछ। हो सकता है आज ही चैप्टर खत्म हो जाए, फ्रूट बचा है, नहीं आज नहीं हो पाएगा, फ्रूट है, एपोमिक्सिस है, पॉली एम्ब्रियोनी है, फिर वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, फिर इन विट्रो जर्मिनेशन, इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन, वो चीजें बची हुई हैं, बस फ्रूट पे है। लेक्चर नंबर 10 में चैप्टर खत्म, लेक्चर नंबर 11 फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, और इसके आपको मैं जो बिकॉज 12th बोर्ड क्लास होती है ना, तो कुछ क्वेश्चन इसके आपको मैं बोर्ड के भी भेज दूंगा, कितने क्वेश्चन होंगे वो चलो देख लेंगे, है ना। अब टेलीग्राम पे बस देख लेना क्या क्या भेजा है। फ्रूट के बारे में बात करते हैं। फ्रूट इज फर्टिलाइज्ड ओवरी। अच्छा, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, याद करो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल से बना सीड, तो फ्रूट के अंदर ही सीड होता है। ये मैंने एक बना दी ओवरी, ये है लेट से ओवरी ये ओवरी की वॉल है, ये है वॉल ऑफ ओवरी, वॉल ऑफ ओवरी।
इसने बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाया, फ्रूट बनाया, ये है फ्रूट। अच्छा, फ्रूट की वॉल ये मैंने बना दी, फ्रूट की आउटर कवरिंग, जिसको आप छिलका भी बोल सकते हो। फ्रूट की वॉल है ये, फ्रूट की वॉल। अच्छा, फ्रूट की वॉल का क्या मतलब हुआ, इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम था पीछे, पेरिस्पर्म, इसका नाम है पेरिकार्प, पेरिकार्प। अब इस फ्रूट की वॉल पे ही डिपेंड करता है कि ये फ्रूट ड्राई रहेगा या फ्लैशी रहेगा। ये आप पढ़ते हैं क्लास 11th में, बट स्टिल थोड़ा सा आइडिया मैं आपको यहां पे दे देता हूं। इफ फ्रूट वॉल, जिसको आप बोलते हो पेरिकार्प, divides into three layers as in mango, जैसा आपको मैंगो में देखने को मिलता है। फ्रूट की जो लेयर है पेरिकार्प, वो एंडोकार्प है ना, एपिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प, ये 3 लेयर्स बना लेती है। और उसके बाद वो 3 लेयर्स जब बन गई तो उसको हम बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट, इज नोन एज फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, इफ पेरिकार्प डू नॉट डिवाइड, उसको हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट। ठीक है, वो वाला ड्राई फ्रूट जो हम खाते हैं, नहीं ये वो नहीं, वो तो ऐसे सुखा के बनता है। ओके, तो अगर पेरिकार्प ने डिवाइड किया तो वो फ्लैशी, अदरवाइज वो ड्राई फ्रूट बनेगा। इसको जल्दी नोट करिए। मैंगो के फ्रूट को हम बोलते हैं ड्रूप भी बोलते हैं, ड्रूप, मैंगो, कोकोनट। ये आप डायग्राम देखेंगे, आप क्लास 11th की एनसीईआरटी खोलना, वहां पे आपको डायग्राम मिलेगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में, फ्रूट वाले टॉपिक में। ठीक है, वहां पे आप इसको देखिए। अभी के लिए इसको नोट करो, और फिर हम फ्रूट की टाइप्स पढ़ते हैं। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, है ना। एक्चुअली बना किससे है, ओवरी से, तो जो ओवरी से बनता है वो ट्रू हो जाएगा। पहले इसको नोट करो जल्दी जल्दी, है ना। यहीं पे हूं मैं अभी, कहीं नहीं जा रहा है। लो जल्दी जल्दी नोट करो, अभी हाथ हटाना पड़ेगा क्योंकि फोटो क्लिक करनी है। फोटो क्लिक हो गई है, अब हमें जल्दी जल्दी इसको मिटा के अगला टॉपिक यानी कि फ्रूट के टाइप्स जो है वो करवाने हैं। फर्टिलाइज्ड ओवरी। ट्रू फ्रूट का क्या मतलब है, जो सच्चा फ्रूट है। एक होता है फॉल्स फ्रूट, एंड एट लास्ट एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का क्या मतलब है वो समझना। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट है जो कि एक्चुअली ओवरी से ही बन रहा है, डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, जैसा कि आपने अभी देखा किसके केस में, मैंगो के केस में, है ना। वो इससे बनता है, ओवरी से ही बनता है। फॉल्स फ्रूट इज द फ्रूट विच डेवलप्स या डेवलप्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट rather than ओवरी, मतलब ओवरी से छोड़ के किसी और पार्ट से बन जाए तो वो फॉल्स फ्रूट है। इसमें आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। एप्पल डायग्राम भी बना हुआ है, स्ट्रॉबेरी डायग्राम भी बना हुआ है, एंड एट लास्ट कैश्यू, उसका डायग्राम तो नहीं बना हुआ बट वो भी इसी कैटेगरी में, जो आप काजू खाते हो वो भी इसी कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो जैसे एप्पल में आप देखा है, तो एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में किससे बना है ये, फ्रूट फ्रॉम थैलेमस। चेक करो, जो फ्लैशी पार्ट है वो थैलेमस, फ्लैशी जो लिखा है ना वहां पे, जो सेब, मेनली सेब का जो अंदर वाला पार्ट वो थैलेमस है, वो थैलेमस से बना है, दैट इज नॉट फ्रॉम ओवरी। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होंगे, वो फ्रूट्स जो फर्टिलाइजेशन से बने ही नहीं है, यानी कि फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी हमने पिछले लिखा था सीड के एडवांटेजेस में, दैट सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन। बट क्या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन हो रही है, नहीं हो रही। दैट मीन्स इनमें सीड मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसे इस फ्रूट को हमने क्या बोला, सीडलेस वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, यानी सीडलेस फ्रूट कह लो या सीडलेस वेराइटी ऑफ फ्रूट कह लो। जैसे आप बनाना खाते हैं, उनमें बीज आपको दिखते हैं क्या, नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। नोट करो, नोट करो। इसी के साथ फ्रूट वाला टॉपिक भी यहीं तक था, फ्रूट का सफर भी खत्म हो जाता है, हो गया है, हो जाता है क्या, हो गया है। इसको नोट करो जल्दी 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 जल्दी। फ्रूट है, फिर एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी हम कल कर लेंगे। अभी हम वो कर लेते हैं पोलन, इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। पहले टाइम देखता हूँ, अगर हुआ तो आज ही इसी लेक्चर में। अच्छा, अभी तो 19-20 मिनट ही हुए हैं,
तो 20 मिनट ही हुआ अभी, तो फिर हम कर सकते हैं इसी लेक्चर में। मैं इसको आप फोटो क्लिक कर रहा हूँ, फिर हम इसी लेक्चर में कर लेंगे। पहले हम देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? मैं अपनी मर्जी से चीजें करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन, मैं अपनी मर्जी से चीजें करूंगा, मैं अपनी मर्जी के पॉलन को प्लांट तक पहुंचाऊंगा, अपनी मर्जी से पॉलिनेशन करवाऊंगा, अपनी मर्जी से उस प्लांट को ग्रो करवाऊंगा, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे देखना, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का क्या मतलब है? जैसे आप, मैस्कुलिन क्या होता है? मैस्कुलिन माने मेल, तो ई का मतलब उसको हटा दिया, यानी मेल पार्ट को हटा देना है। रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। नोट डाल के लिखिएगा, इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर emasculation is not done। यूनिसेक्सुअल मान लीजिए अगर मेल वाला भी है, उसमें सिर्फ स्टेमन है, तो क्या आप उसमें से भी स्टेमन हटा दोगे? क्या फायदा उसमें स्टेमन हटा के, बताओ। अरे उसमें से स्टेमन हटा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें तो हमने कुछ काम ही नहीं कर रहा। काम तो एक्चुअली फीमेल प्लांट पे करना है ना, इसीलिए हमने फीमेल बना लिया इस प्लांट को। अब ये प्लांट सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर बन गया। सेकेंड स्टेप आफ्टर इमैस्कुलेशन, हमने किया बैगिंग। ये क्यों कर रहे हैं बताऊंगा, अभी धीरे धीरे सब समझ आएगा। देखो, एक प्लांट मिला आपको, ठीक है, मैंने बोला कि आपने इसमें अपनी मर्जी का पोलन ग्रेन वो करना है, लगाना है। ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। मैंने बोला इसमें अपनी मर्जी के पोलन ग्रेन आपको छिड़कने हैं, तो उसके लिए आपको इसका मेल पार्ट तो हटाना पड़ेगा ना, कि कहीं गलती से इसी का पोलन ना आ गए। तो ये क्यों किया? नीड क्या थी इसकी? टू अवॉइड pollen from its own flower to reach the stigma। कि खुद के प्लांट से, खुद के फ्लावर से स्टिग्मा तक ना पहुंच जाए पॉलन। एक चौक अभी आते ही, अगर लगभग थोड़ी सी इतनी सी बची, उससे क्या लिखूं मैं? लेट मी टेक अनदर चौक। आज मैं डब्बा ले आया हूँ, बट डोम्स का मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर पता नहीं होगा भी तो अंकल ने दिया नहीं होगा, पा के रखते हैं। हाँ चलिए आगे। ये हो गया इमैस्कुलेशन। फिर बैगिंग क्यों की है? बोले आपने मान लिया इसका मेल पार्ट हटा दिया, इसको फिर बैग से ढक क्यों दिया? अरे भाई, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मर्जी का पोलन ग्रेन लाऊं, कोई और पोलन ग्रेन भी तो आ सकता है। टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम एनी अदर पोलन, कोई और पोलन भी ना आए, ठीक है। और एट लास्ट 3, आप यहां पे टैगिंग भी कर सकते हो। मतलब टैगिंग तो चलो बाद में, ठीक है। क्या, चलो आपने इसको बैग लगा दिया, फिर मैंने कहा कि यार मुझे टैग भी लगाना है। क्यों टैग क्यों लगाया? एक ऐसे आप इस प्लांट के साथ ऐसे छोटा सा टैग लगा देते हो, जिससे आप सारी डिटेल्स लिखते हो, डिटेल्स लिखते हो टू रिमेंबर द लास्ट बैगिंग, कि आपने लास्ट टाइम इसकी बैगिंग कब की थी, लास्ट टाइम आपने इसमें इमैस्कुलेशन कब की थी, वो सब आप लिखते हो इसमें। बोले अब बैगिंग होगी, टैगिंग होगी, मैंने अपना पोलन ग्रेन तो डस्ट ही नहीं किया अपनी मर्जी से। तो फिर मैंने इस बैग को खोला, पोलन डस्ट किया। कैसे किया? एक ब्रश से कर सकते हो, ऐसे डस्ट कर दिया उसके ऊपर, फीमेल पार्ट के ऊपर, फ्लावर के ऊपर, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप वही है, पोलन डस्टिंग। एंड एट फिफ्थ स्टेप आपको दोबारा से उसको बैग से ढक दोगे, ताकि फिर से वही, यानी कि ये चीजें फिर से ना हो पाए, कोई और फिर से उस टाइम में ना के इसको काम इसका खराब ना कर दे, मतलब इसमें अपने पोलन ग्रेन को रिलीज ना कर दे। अब हमें अपनी मर्जी का प्लांट मिलेगा, इसीलिए हमने बोला है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और हाइब्रिडाइजेशन का तो मतलब ही होता है हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिड बनाना। इसको नोट करिए जल्दी से जल्दी, काइंडली नोट इट डाउन। अच्छा यार, जल्दी इसको नोट करो
फिर हम आते हैं कहाँ पे, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन पे, है ना। इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, लास्ट 3 टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, एंड आफ्टर दैट द चैप्टर विल बी ओवर। ए सुन लेना, सुन इधर सुन, चैप्टर खत्म होने वाला है। तूने 9 लेक्चर्स देखे हैं, कुछ समझ आया है? ये ऐसे ही बैठी है, हैं? जल्दी नोट करो। I hope and believe this is done, ना? इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। इन विट्रो का मतलब होता है लैब में। तो pollen tube formation in a pollen inside the laboratory। तो ये प्रैक्टिकल में दिया होगा, है ना, आपको नीट के सिलेबस में। पिछली बार मेरे ख्याल प्रैक्टिकल में था, पता नहीं इसमें था, बट चैप्टर में भी है, थ्योरी में भी लिखा हुआ है, और आप इसका प्रैक्टिकल सीबीएसई में भी करते हो, तो समझ लो कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको ऐसे एक वो दी जाती है, वॉच ग्लास, इस पे ऐसा ना स्लाइड बोलते हैं इसको, स्लाइड, ठीक है, नॉट वॉच ग्लास, ऐसे ना एक नीचे थोड़ा डिप्रेशन टाइप सा होता है। आप इसमें क्या करोगे, आपने पॉलन लिए और उन पॉलन को डस्ट कर दिया, pollen dusting on slide, an empty slide। स्लाइड में ले लो, वॉच ग्लास में ले लो, किसी चीज में भी आप ले सकते हो, बिकॉज आपको तो मेनली क्या करना है, पॉलन जर्मिनेशन करवाना है ना, मतलब पॉलन ट्यूब फॉर्म करवानी है ना, तो वो तो आप जहां मर्जी करवा सकते हो, बट स्लाइड पे क्यों लिया था कि हम उसको देख भी सके माइक्रोस्कोप में कि बनी है पॉलन ट्यूब की नहीं बनी। हल्की सी भी दिख गई तो आप उसको दिख गया ना, तो आपको ठीक है, पॉलन डस्ट कर दिया। फिर अच्छा, यहाँ पे आपको या तो पहले से भी रख सकते हो 1 बूंद या 2 बूंद किसकी, प्रोवाइड 10% शुगर सॉल्यूशन ऑन स्लाइड, पहले से भी रख सकते हो, ठीक है, और बाद में भी। थर्डली एक होती है कवर स्लिप, इतना छोटा सा ऐसा होगा स्केयर का, तो उसको आप ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे रखेंगे, कवर स्लिप ऐसे लगानी है कि बबल्स फॉर्म ना हो, बबल्स नॉट फॉर्म, ठीक है। अगर बबल फॉर्म हो तो आपको वो भी दिखेंगे ना उस पे, तो अजीब सा लगेगा फिर देखने में। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ये तो हो गया जो आपका सीबीएसई में एक्सपेरिमेंट है, और यही आपका पास वो भी है कि आप कैसे करना है। आपको बस एक 10% शुगर सोल्यूशन डालना है, बिकॉज एक्चुअली होता क्या था, शुगर्स वर प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मा। हमने जब पढ़ा था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तब बताया था, स्टिग्मा पे कुछ शुगर प्रेजेंट होती हैं, उन शुगर को वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, अपने अंदर खींचेगा, सक करेगा, है ना, और उससे क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, वही है। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती हुई आपको दिखेगी। नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। इसी के साथ आपका इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। चैप्टर इज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट विद इन द 2 टॉपिक्स, जो कि छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये डायग्राम जो आपको है ना, ये देखना ध्यान से, 1 मिनट रुको। ये जो डायग्राम आपके बने हुए हैं ना यहाँ पे, इन सारे डायग्राम्स को बड़े ध्यान से देख लेना। ये क्या है, कॉटिलेडन है, ये माइक्रोपाइल दिया हुआ है, तो सारा कुछ। अच्छा, एक चीज रहेगी, माइक्रोपाइल तो रही क्या बताना, चलो पहले इसको नोट करो फिर बता दें। यहाँ पे लिख लेते हैं, पीछे ये चीज मिस हो गई थी इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन सीड कॉमा micropyle is present as a pore for gaseous exchange etc। पीछे रह गया था इसलिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कुछ सोचते कि यार ये इन विट्रो से रिलेटेड है, नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू इन विट्रो, ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। Today this chapter will be over. Lecture number 10 will be for question practice। वो मैं आपको आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा, अपलोड कल हो जाएगा, और अपलोड क्या उसको मैं प्रीमियर पे लगा के जाऊंगा, मुझे कहीं बाहर भी जाना है तो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है।
तो एपोमिक्सिस क्या है? इट इज द टेक्नोलॉजी, ए टेक्निक बाय विच, जिससे हम क्या कर रहे हैं, सीड इज प्रोड्यूस्ड, हम सीड बना रहे हैं। कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन यार, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान से देखना है, इस टेक्नोलॉजी में हम सीड बना रहे हैं जो कि है प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा, बट यहाँ पे तो हम विदाउट फर्टिलाइजेशन बना रहे हैं। इसलिए एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इसमें कोई भी रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ही नहीं है तो फिर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही तो बना होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड तो बन नहीं सकता, वो तो सेक्सुअल से बनता है, तो इसीलिए हमने लिखा ये मिमिक कर रहा है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। आप जो चीज ना कर पा रहे हो, आप शाहरुख खान की तरह ऐसे नहीं कर पा रहे, बट आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आप उसकी मिमिक्री कर रहे हैं, मेन तो वही कर रहा है। तो वैसे ही मेन सीड फर्टिलाइजेशन से ही बनता है, बट इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हमने कहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट इसमें सीड बन रहा है जो कि फर्टिलाइजेशन से बनता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, बट वो बन रहा है, तो इसलिए हमने कहा ये मिक कर रहा है, मिक कर रहा है, मिमिक कर रहा है, मिमिक कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये किसमें होगा? किसमें होगा? एस्टर केसी फैमिली का नाम देखो, अगला पेज खोला, एस्टर केसी फैमिली लिखी होगी, एस्टर केसी फैमिली, ठीक है ना। तो ये होगा इन स्पीशीज ऑफ एस्टर केसी एंड ग्रासेस, उसमें आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। और सिट्रस फ्रूट्स जैसे मैंगो हो गया और बाकी सिट्रस फ्रूट्स, उनमें आप पॉली एम्ब्रियोनी देखते हो, वो हम समझेंगे बाद में। अच्छा, एपोमिक्सिस के कुछ फायदे भी होंगे, तो ही तो कोई कर रहा है। सबसे पहला फायदा तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बन गया, पहले इसको नोट करो। चलो, अच्छा यहाँ से ध्यान रखना, सीड जो है वो बना कैसे है? बिना फर्टिलाइजेशन के बना है। इसका मतलब है कि अगर फर्टिलाइजेशन से मतलब तो वेरिएशन आती, बट इसमें तो वेरिएशन आएगी ही नहीं। जिससे हम जिस प्लांट में हमने एपोमिक्सिस परफॉर्म की है, उसका जो हमने सीड बनाया है विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो सीड का जो नया प्लांट बनेगा वो पुराने प्लांट से ही बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सिमिलर, 100% सेम होगा। ठीक है, 100% सेम, पता ये नहीं हाइट ट्री का सब विड्थ वगैरह सेम नहीं, 100% सेम होता है। फ्रूट का जो क्वालिटी है, क्वांटिटी का तो कोई कहना नहीं, मतलब अलग अलग कंडीशन पे होता है, वो तो टेम्परेचर कैसा दे रहे हो, ये कैसा, तो फ्रूट का जो टेस्ट वगैरह होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट, मेरे ख्याल से मैंने एक नाम लिखा था इसका, हाँ इसका एक नाम लिखा था मैंने, एगोनोस्पोरी, तो आप वो भी एक लिख लो, एगोनोस्पोरी। इसको आप एगोनोस्पोरी भी बोलते हो। ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या बताना था मैंने, एडवांटेजेस। इसके क्या क्या फायदे हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस फॉर परफॉर्मिंग एपोमिक्सिस? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग टू द पेरेंट, पेरेंट के आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगी। सेकंड, वो बात होगी, नो वेरिएशन लिख लो, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। थर्ड, हाइब्रिड विगर इज कंजर्व्ड। व्हाट इज द मीनिंग? बताता हूं, पहले और पॉइंट्स लिखो। फार्मर नीड नॉट बाय हाइब्रिड सीड्स अगेन एंड अगेन, नीड नॉट buy hybrid seeds again and again. फार्मर को बार बार हाइब्रिड सीड खरीदने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार खरीदेगा, उससे जो सीड बनेंगे वो भी हाइब्रिड वाले ही होंगे। मतलब क्या है मेरे कहने का, यहाँ पे समझा रहा हूँ, और ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में नहीं आए होंगे, अभी बता रहा हूँ। देखना, मैंने कहा कि यार एक बाहर हाइब्रिड सीड आया है, हाइब्रिड सीड में कुछ तो होगा ना ऐसा जो हम उसकी तरफ जा रहे हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होता है, उसमें 2-3 कैरेक्टर्स को हम मिक्स कर देते हैं जो कि बहुत प्रॉपर फ्रूट बनाए, मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा उसका फ्रूट जो है वो बहुत मीठा बन रहा है, उस हाइब्रिड सीड से बना हुआ फ्रूट। मैंने उस हाइब्रिड सीड को लिया, ये देखना, ये क्या है? हाइब्रिड सीड है, और मैंने इसको क्या किया, जमीन में सो कर दिया। इससे क्या बन गया? नया नया प्लांट बन गया, और उस प्लांट की जो फ्रूट है उसमें मैंने एपोमिक्सिस परफॉर्म कर दी। ठीक है। अब इसमें वो हाइब्रिड कैरेक्टर है क्या? हाँ है, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड से तो बनाया गया है।
एक्चुअल में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम इसमें करवाते थे, इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी तो जो नया प्लांट बन रहा था उससे, उसमें हाइब्रिड कैरेक्टर जो है वो नहीं आ रहा था, हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं आ रहा था। सो फार्मर नीड टू बाय हाइब्रिड सीड्स अगेन एंड अगेन एवरी ईयर। जब भी उसको सो करना था तो दोबारा से उसको क्या करना पड़ रहा था, हाइब्रिड सीड लेके आने पड़ रहे थे। इससे जो बने होंगे सीड, उनमें हाइब्रिड कैरेक्टर है ही नहीं, क्योंकि इस पूरे प्लांट में हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं है जो कि इससे रिप्रोडक्शन से बना है। तो क्या इसके सीड में हाइब्रिड कैरेक्टर आएगा? नहीं आएगा। बट इसका अगला मैं यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है। बट अब देखना, अब क्या हुआ, मैं वही हाइब्रिड सीड लेके आया, उसको मैंने सो कर दिया, उसका प्लांट बना। इसमें हाइब्रिड कैरेक्टर है क्या? है, हाइब्रिड कैरेक्टर इज प्रेजेंट। इसको मैंने क्या किया, इसके एपोमिक्टिक सीड बना लिए, एपोमिक्टिक सीड बना लिए। मतलब एपोमिक्टिक सीड बनाने के बाद अगर मैंने सो किया ना, तो इसमें मुझे हाइब्रिड कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। मतलब हाइब्रिड कैरेक्टर क्या रह रहा है? कंजर्व रह रहा है। एपोमिक्टिक सीड अगर मैंने इसका बना लिया, उसको मैंने सो किया, तो उसमें हाइब्रिड सीड कंजर्व रहेगा। अब क्योंकि वो एपोमिक्सिस से बना था, तो जो नया सीड बनेगा उसके रिप्रोडक्शन से, वो मैं वही सीड निकाल के उसको भी आगे सो कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें वो कैरेक्टर अब रहेगा, हाइब्रिड कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये इसका बेनिफिट है, फार्मर को बार बार इतने एक्सपेंसिव हाइब्रिड सीड्स लेके आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये नोट करिए, एपोमिक्सिस में इतना ही है, जल्दी नोट करना, फिर हम पॉली एम्ब्रियोनी करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नोट कर लिया? चलो आगे चले, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर एपोमिक्सिस में ही एक और चीज नोट करना, इसमें एक्चुअली ये सब हो कैसे रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल कि बिना फर्टिलाइजेशन के आप सीड बना रहे हो। इसमें आप डायरेक्ट याद रखना, ये है एमएमसी। एक्चुअल में एमएमसी में मियोसिस होती थी ना, इसमें क्या हो रही है, इसमें माइटोसिस हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रियोनी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस आएंगे कल। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी का क्या मतलब हुआ? कई सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं। ये किसमें होगा? मैंगो में, सिट्रस फ्रूट्स में, कई सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। सेल्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस के सेल्स थे, उन्होंने क्या किया, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस गए, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू मेनी एम्ब्रियोज, कई सारे एम्ब्रियो बन गए। डीन एम्ब्रोज नहीं, डीन कुछ ऐसे होता था, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, पॉली एम्ब्रियोनी में आपको इतना ही याद रखना है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार चेक भी कर लेता हूँ कुछ अगर रह ना गया हो। पॉली एम्ब्रियोनी में मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, तो वही तो लिखवा दिया आपको। और ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो, ये लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट, ये मैंने ना अलग से लिखा होता है। ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रियो, क्योंकि उसके जो न्यूसेलस के सेल्स थे वो उसके अंदर चले गए, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर, उन्होंने भी एम्ब्रियो में खुद को चेंज कर लिया। देखो, सेल्स ऑफ न्यूसेलस प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, सो देयर आर मेनी एम्ब्रियो एंड हेंस इट इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, कुछ अगर छूट गया हो तो उसे हम कर लें, है ना। नहीं, सब कुछ हमने कर लिया है, बिल्कुल सही। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो देखिए, इस चैप्टर को करने में हमारी कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, कितनी ज्यादा मेहनत, क्या 9 लेक्चर्स की मेहनत। एंड अब कल कल आपको ये 9 लेक्चर्स एक ही साथ में कंबाइंड करके वन शॉट के फॉर्म में दूंगा। और कोई अगर जिसने ये 9 लेक्चर्स देखे हैं वो उसको क्यों देखेगा बताओ, ठीक है ना। और इसके मेरे पास पुराने वन शॉट भी पड़े हैं, अगर आप कहो तो मैं वो भी डलवा सकता हूँ और एक नया रिकॉर्ड करके भी डलवा दूंगा। बट वो जो नया रिकॉर्ड करूंगा वो आपको अगले चैप्टर के खत्म होने के बाद मिलेगा, ठीक है।
डीपीपी 1 to 10 आपको सॉल्व कर लेनी है। देखो 9 लेक्चर्स और 10 डीपीपी दी जा रही हैं। पिछली बार इस चैप्टर के 12 लेक्चर्स हुए थे। बोले पिछली बार 12 लेक्चर्स क्यों थे? क्योंकि कुछ चीजें मैंने फालतू की भी बताई थी, उसमें मान लो एक लेक्चर लग गया। वैसे तो एक लेक्चर लगेगा भी नहीं, आधे आधे लेक्चर की बात थी वो तो, ठीक है। जो फालतू की चीजें आधा लेक्चर मान लो, पूरा मिला जुला के सारे लेक्चर्स को मिलाओ तो उससे मतलब 15-20 मिनट बन जाएगा। अच्छा, अभी एक चीज रह गई, वो मैं आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तब लिख के लेके आऊंगा वो चीज। क्या? हर एक चीज की प्लॉइडी लेवल, हर एक चीज का प्लॉइडी लेवल। वैसे तो आप भी कर सकते हो वो चीज, बट हर एक चीज का प्लॉइडी लेवल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उस वीडियो में, जिसमें मैं सारा कुछ लिख के लेके आऊंगा क्वेश्चन वगैरह जब करवाऊंगा, ठीक है ना। ये तो हो गया डीपीपी नंबर 1 to 10। और आपको इसे एनसीईआरटी से रीड करना है। सेकेंडली आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है। एंड थर्डली इस चैप्टर का टेस्ट आपको देना है। अच्छा, आज वैसे उसका टेस्ट रखा था मैंने लिविंग वर्ल्ड का, बट वो हम नहीं लेंगे आज। आज सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे को टेस्ट दे देना। ट्यूसडे को कौन सा डे है? आज है 5 तारीख को, नहीं 18 ना, तो 19, 20, 21 तारीख को आपका टेस्ट हो जाएगा। और ये टेस्ट कैसे होगा? OMR पे होगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप उसे प्रिंट करना और उसे फिल करना। फिल कैसे करोगे? क्वेश्चन पेपर को देख के करोगे, ठीक है। ये हो गया, डीपीपीज बता दी है, एनसीईआरटी बता दी है, रिवाइज करना बता दिया है, टेस्ट बता दिया है। और एक और चीज जो वन शॉट के बारे में थी, तो वन शॉट एक आपको मिलेगा, ऑल 9 लेक्चर्स कंबाइंड। बड़ी चतुराई से मैं इनको कंबाइन कर दूंगा। एंड एक दूसरा आपको मिलेगा वन शॉट, जो कि आपको मिलेगा आफ्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद मिलेगा, और वो मैं फ्रेशली रिकॉर्ड करूंगा उसको, ठीक है ना। तो उसमें मैं पूरा चैप्टर आपको 1.5-2 घंटे में करवा दूंगा कंप्लीट। या आप बोले तो ये लेक्चर हम लाइव में भी कर सकते हैं, जैसा आप बताएंगे हम वैसा कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, यही था आज का हमारा सफर। अच्छा, पिछले लेक्चर में, पिछली बार हमें 12 लेक्चर्स तो उसी में लगे थे, 13-14 लेक्चर्स लगाए थे पिछली बार हमने इस चैप्टर पे। लेट मी चेक एज वेल, क्योंकि क्या है, पिछली बार हमने काफी कुछ चीजें करी थी जो इस बार हमने नहीं करी है। एनसीईआरटी रीडिंग पिछली बार हमने हर लेक्चर में करी थी, हर लेक्चर में। इस बार तो देखो कितना हमने निगलेक्ट भी कर दिया। अभी तो लास्ट में एनसीईआरटी हमने पढ़ी नहीं, तो वो आपका होमवर्क में ही गिनी जाएगी। आप उसे रीड करिएगा खुद से, कुछ चीज समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपको मनाही थोड़ी है, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं, 1 मिनट, ये रहा। तो बॉटनी जीत 2024 था, 14 लेक्चर्स थे, 14 तो 4 क्वेश्चंस था, 13 लेक्चर्स लगे थे आपको इस चैप्टर को करवाने में। वही चीज हमने अभी 9 लेक्चर्स में कर ली, तो 4 लेक्चर्स कम में कवर कर ली है, ठीक है। तो बस आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चंस वाला आप वही लेक्चर दोबारा देख लेना, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं वही आपको करने हैं, ठीक है। और वो मैं आपको देखूंगा, री अपलोड कर दूंगा, नहीं तो मेरे का जा रहा है, ठीक है। सो बस यही है आपका आज का होमवर्क, और इसी के साथ चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है मेरा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम कल विद न्यू चैप्टर दोनों का एक साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वहां पे स्टार्ट होना है, और यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।